हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा राम राम। तो अपन चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ ली है। और डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है? लेमडा इक्वल टू एच पॉन पी। और प्रकाश की तरह द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है, द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक द्रव्य तरंग भी संबंध होती है। ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो, हम डी ब्रोगली परिकल्पना को काम में लेकर के आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है भाई। देखो, आवेशित कण कौन से होते हैं? जिनके पास क्यू आवेश होता है। जिनके पास क्यू आवेश हो वो क्या होते हैं? वो आवेशित कण होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो अभी अभी तक हमने चार कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ली है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये चारों कण के हैं? आवेशित कण हैं। इनके पास क्यों आवेश होता है? तो आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अगर उसको विभवांतर से त्वरित किया जाए और उसके पास क्यों आवेश हो, तो लेमडा इक्वल टू क्या आता है? लेमडा इक्वल टू आता है एच पॉन अंडर रूट 2m QV। एच पॉन में अंडर रूट 2m QV। ठीक है। तो उनके पास आवेश होता है। तो अभी तक हमने चार कणों की, जो कि आवेशित कण हैं, जो कि क्या है? आवेशित कण हैं। तो आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपन ज्ञात कर चुके हैं। आज हम ज्ञात करेंगे अनावेशित कणों की। क्या ज्ञात करेंगे आज हम? अनावेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। अनावेशित कौन से होते हैं? अनावेशित जिनके पास आवेश नहीं हो। और आवेशित कौन से होते हैं? जिनके पास आवेश हो। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि न्यूट्रॉन, जो कि अनावेशित कण होता है, अनावेशित, इसके पास आवेश नहीं होता, जीरो आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अनावेशित के अंदर विभवांतर काम में नहीं आएगा। अनावेशित कणों के अंतर्गत विभवांतर काम में नहीं आता है। यहाँ पर ताप काम में आता है, ताप टी। ठीक है। टेम्परेचर टी काम में आता है, टेम्परेचर। जबकि वहाँ पर विभवांतर काम में आता है, विभवांतर से त्वरित करने पर जो आवेशित कण होते हैं उसमें भी विभवांतर काम में आता है। और साथ में आवेश क्यों काम में आता है? क्योंकि उनके पास आवेश होता है, वो आवेशित कण होते हैं। लेकिन ये क्या है? न्यूट्रॉन और कोई अन्य कण, ये क्या होते हैं? ये अनावेशित होते हैं, इनके पास आवेश नहीं होता है। इसलिए न तो यहाँ पर आवेश वाला काम में आएगा, न तो यहाँ पर आवेश क्यों काम में आएगा, और न ही यहाँ पर विभवांतर वी काम में आएगा, क्योंकि इनको विभवांतर से त्वरित नहीं कर सकते अपन। ठीक है। तो यहाँ पर वी तो काम में आएगा नहीं, और नहीं क्यों काम में आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या काम में आएगा। तो इसकी लेमडा अपन कैसे निकालेंगे? देखो, तो न्यूट्रॉन, जो कि अनावश्यक कण होता है, कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा एन ज्ञात करना। ठीक है। तो इसमें ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत काम में आएगा, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत। ठीक है। जो कि 11th में अपन पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा होती है वो समान रूप से विभाजित होती है। 1/2 kT, 1/2 kT है ना। तो सबके लिए जो ऊर्जा होती है तीनों दिशाओं में, जैसे 1D, 2D, 3D, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो तीनों दिशाओं में जो ऊर्जा होती है वो समान रूप से विभाजित होती है। तो और ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार किसी कण की ऊर्जा कितनी होती है? किसी कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 kT होती है एक विमीय के लिए। द्विविमीय के लिए कितनी होती है? kT होती है। त्रिविमीय के लिए कितनी होती है? 3/2 kT होती है। तो ये बात हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत। अब उसको वहां पर जाकर भी देख सकते हो। ऊर्जा समविभाजन, देखो नाम से स्पष्ट है कि ऊर्जा जो होती है वो समान रूप से विभाजित होती है। और प्रत्येक कण की जो ऊर्जा होती है वो 1/2 kT होती है, 1/2 kT। ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं अनावश्यक कणों की। देखो, टी ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा। देखो, टी ताप पर न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इसको ई से प्रदर्शित किया गया भाई। ध्यान रहे, यहाँ पर अपन ने के से प्रदर्शित नहीं किया। पिछले वाले टॉपिक में अपन ने देखो, अपन ने डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी थी और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है। एक तो पहले हमने किया था पी स्क्वायर इक्वल टू 2m की, फिर हमने पी का मान निकाला था अंडर रूट 2m की, फिर पी का मान वहाँ पर रखा था। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया था? एच कोण में अंडर रूट 2m के आ गया था। वहाँ पर के क्या था? वहाँ पर के था गतिज ऊर्जा।
के क्या था, गतिज ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पर ई है गतिज ऊर्जा। ध्यान रहे, आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो ई ली गई है। और यहाँ पर के का मतलब क्या है, यहाँ पर के का मतलब क्या है, वोल्ट्जमान नियतांक। के का मतलब यहाँ पर क्या है, वोल्ट्जमान नियतांक। तो टी ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई बराबर 3/2 के टी होती है। 3/2 के टी, जहाँ के क्या है, वोल्ट्जमान नियतांक, टी है ताप। ठीक है, तो ये है ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत से। अब देखो के क्या होता है, वोल्ट्जमान नियतांक 1.38 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। ये इसका मात्रक होता है भाई, जूल केल्विन इनवर्स। ये कैसे आया कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन इसके भाग में जाएगा, तो जूल बटा केल्विन, फिर जूल केल्विन इनवर्स बन जाएगा। तो वोल्ट्जमान नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स होता है। ये इससे आया है, जूल और केल्विन, केल्विन इसके भाग में जाएगा, तो के का मात्रक आ जाएगा इस के का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा ए के पदों में, तरंग दैर्ध्य लेमडा का सूत्र निम्न होता है कि ए के पदों में, तो लेमडा अपोन में क्या आ जाएगा, एच अपोन में √2 me, कि ई के पदों में। जैसे अपन ने पहले ये वाला पढ़ा था कि लेमडा इक्वल टू एच अपोन √2m के होता है। लेमडा इक्वल डी ब्रोगली परिकल्पना के अंतर्गत ये वाला फॉर्मूला आया था कि लेमडा इक्वल टू एच अपोन में √2m के। वहाँ पर के का मतलब क्या था, गतिज ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, ई है। तो यहाँ से ई से प्रदर्शित किया गया, वहाँ पर के से प्रदर्शित किया था, कन्फ्यूज मत होना भाई। ये वाला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर ए का मतलब गतिज ऊर्जा है, यहाँ के का मतलब गतिज ऊर्जा है, तो सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक व दो से ये एक वाला मान रख देंगे, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 3/2 के टी। और वहाँ पर अपन ने गतिज ऊर्जा का मान क्या रखा था, जहाँ पर अपन ने वी विभवांतर से त्वरित किया था, जहाँ पर अपन ने वी विभवांतर से त्वरित क्यू आवेशित कण को त्वरित किया था, वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या रखा था, क्यू वी रखा था अपन ने, क्यू वी, के बराबर क्यू वी, किसी को याद हो तो, के बराबर क्यू वी, क्योंकि वी विभवांतर से त्वरित करने पर क्यू आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, के बराबर क्यू वी। ठीक है, यहाँ पर क्यू वी वाला काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर 3/2 के टी काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश तो है नहीं और नहीं विभवांतर है, तो यहाँ पर ताप काम में लेंगे भाई, 3/2 के टी। ठीक है, तो ये 3/2 के टी रख देंगे यहाँ पर, 3/2 के टी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो m1 के टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3m1 के टी, 3m1 के टी। और m1 क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो m1 क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और जो कि mp के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है m1, तो m1 बराबर क्या होता है, mp होता है, और 1.67 10⁻⁻27। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है भाई, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर काम में लेंगे, थोड़ा सा पॉइंटों में फ़र्क होता है बस। ठीक है, तो वैसे इसको लगभग बराबर मान सकते हैं कि m1 जो होता है वो mp के लगभग बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर मानेंगे क्योंकि अपन को ये कैलकुलेशन करनी है, इसलिए यहाँ पर बराबर मानना पड़ेगा। तो 1.67 10⁻⁻27 kg रख देंगे यहाँ पर, तो m1 का मान रख देंगे, के का मान वोल्ट्जमान नियतांक जो होता है 1.38 10⁻⁻23, और टी तो वो टी है, तो m1 के एच के मान रखने पर एच का मान 6.62 10⁻34 जूल सेकंड प्लांक नियतांक होता है। तो इसको हल करने पर, इसको हल मतलब कैलकुलेटर से हल करने पर इसका आंसर ये वाला आएगा 25.2 अपॉन √t एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर √t आ रहा है, बटा में यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन का जो है ना, न्यूट्रॉन का जो लेमडा है वहाँ पर बटा में क्या आ रहा है, √t आ रहा है, जबकि अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन उसके अंदर क्या बढ़ा था, बटा में क्या आया था, √v आया था, क्योंकि वहाँ पर अपन ने वी विभवांतर काम में लिया था और यहाँ पर ताप काम में ले रहे हैं, तो दोनों में ये फ़र्क है भाई, आवेशित और अनावेशित के अंतर्गत ये वाला फ़र्क है। आवेशित के लिए बटा में क्या आता है, √v आता है, और अनावेशित के लिए बटा में क्या आता है, √t आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और गैस के अणु की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, कोई गैस का अणु है तो उसके लिए लेमडा जी, जी मतलब गैस, लेमडा जी, तो ऊर्जा इसमें भी वही काम में आएगा, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत से टी ताप पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा ई बराबर के टी, तो इसमें के टी काम में आएगा ओनली। ध्यान रही, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा में ई बराबर कितना काम में आएगा, के टी काम में आएगा, जबकि यहाँ पर क्या काम में लिया था, 3/2 के टी काम में लिया था, बस इतना सा फर्क है 3/2 का बस, और के टी तो के टी रहेगा भाई, तो क्योंकि ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत है तो ये के टी तो इसमें आएगा ही। तो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा ई बराबर के टी, तो गैस के अणु की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा जी, लेमडा जी, तो ये अपन वही फॉर्मूला द्वारा h/2m के वाला, लेमडा बराबर क्या होता है, h/2m की अंडर रूट, सही फॉर्मूला तो ये वाला है, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया गया भाई, यहाँ पर गतिज ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया है, इसलिए यहाँ पर ई लिखा गया है, और m उसका द्रव्यमान है, mg गैस का द्रव्यमान है, कोई भी गैस का अणु हो सकता है भाई,
जैसे CO2 गैस है, कोई भी है ना O2 गैस है, तो कोई भी गैस का अणु हो सकता है, उसका द्रव्यमान पता नहीं है अपन को, द्रव्यमान पता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गैस कोई भी हो सकती है, गैस तो कोई भी, जैसे कि O2 गैस है, CO2 है, NO2, कुछ भी गैस हो सकती है, तो उसका द्रव्यमान अपने को पता नहीं है यहाँ पर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, तो ए का मान रख देंगे भाई, ए का मान क्या रखेंगे, KT रख देंगे यहाँ पर, तो 2mg KT रख दिया, बस सीधा मान आ गया। तो ध्यान रहे, ये वाला मान मीटर के अंतर्गत आता है और ये वाला मान एंगस्ट्रम के अंतर्गत आता है। तो इसका जो मेन फॉर्मूले वो सारे याद होना चाहिए आपको। अब देखो, सबसे अच्छा नोट क्या है, बहुत ही अच्छा नोट है, नोट क्या है देखो, कि डी ब्रोगली परिकल्पना जो होती है ना, वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों कोणों की लागू होती है। सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों कणों के लिए लागू होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई छोटे के लिए लागू हो गई, बड़े के लिए लागू हो गई, कि दोनों के लिए समान रूप से अप्लाई होती है भाई। डी ब्रोगली परिकल्पना दोनों के लिए, सूक्ष्म और स्थूल दोनों के लिए समान रूप से वैलिड होती है। लेकिन स्थूल कण जो होते हैं ना, स्थूल कण बड़े होते हैं, जैसे कि कोई बॉल है, गेंद है, कोई गेंद है, कोई पत्थर है, ठीक है, कोई फुटबॉल है, ठीक है, तो स्थूल कणों से संबंध जो द्रव्य तरंग है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि उसे हम प्रेक्षित नहीं कर सकते। जैसे अपन बॉल फेंकते हैं ना, बॉल, तो अपने को उसमें वाइब्रेशन दिखते नहीं है। जैसे बॉल, अपन कोई बॉलर बॉल फेंकता है, तो उसके साथ साथ एक तरंग भी होती है भाई, बॉल के साथ साथ एक तरंग गति करती है, तो वो तरंग अपने को दिखती नहीं है। वो तरंग क्यों नहीं दिखती है बॉल के साथ साथ वाली, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि उसे हम प्रेक्षित नहीं कर सकते। क्योंकि जो तरंग होती है, वो तरंग, जैसे बॉल गति कर रही है, बॉल को कोई बॉलर गोल बॉल को घुमा रहा है, तो बॉल को घुमा कर ये फेंक रहा है, बैट्समैन के पास बॉलर बॉल फेंक रहा है, तो उस गेंद के पास है ना एक तरंग भी होती है, साथ साथ एक तरंग भी गति करती है, लेकिन वो तरंग अपने को दिखती नहीं है, क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ना। तो स्थूल कणों से संबंध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि हम इसे प्रेक्षित नहीं कर सकते। तो लैम्डा सबका होता है भाई, जो है ना, प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक द्रव्य तरंग होती है। डी ब्रोगली परिकल्पना ये कहती है कि प्रत्येक द्रव्य कण, चाहे कोई सा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग होती है ना, और उसकी कुछ न कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा इक्वल टू H/P। लेकिन किन्हीं कणों के लिए हम इसे प्रेक्षित कर सकते हैं और किन्हीं कणों के लिए प्रेक्षित कर नहीं पाते हैं। तो स्थूल कणों के लिए तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रहे, डी ब्रोगली परिकल्पना स्थूल और सूक्ष्म दोनों कणों के लिए लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्यू क्वेश्चन क्या है, समान विभवांतर से, देखो इसके बाद एक टॉपिक और बच गया, वो टॉपिक अपन और करेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक बचे हुए हैं, दोनों करेंगे। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि समान विभवांतर, देखो नाम से स्पष्ट, समान विभवांतर की वी यहाँ समान है, से त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात याद कीजिए। तो यहाँ पर समान विभवांतर दिया गया है, समान विभवांतर वी का मान समान, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा भाई, जिसमें वी दिया हो, जिस फॉर्मूले के अंदर वी आता है और क्यू आता है, क्योंकि ये आवेशित कण है भाई, ये प्रोटॉन और अल्फा कण क्या है, इनके पास आवेश होता है, तो ये आवेशित कण है। तो वह फॉर्मूला जिसके अंदर क्यू आता है, वो वी आता हो, तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है, लेमडा इक्वल टू, वो फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू कौन सा होता है, H/में 2m/q/v वाला होता है ना, लेमडा इक्वल टू H/2m/q/v। यहाँ क्यू क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H/में 2m/q/v का अंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला वहाँ पर काम में आया, क्योंकि वी का मान समान दिया गया है और क्यू आवेश भी दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए अनुपात निकल जाएगा यहाँ से। देखो लेमडा पी, तो लेमडा पी के लिए H/में 2m/p QP भी लगा दिया, लेमडा अल्फा के लिए क्या लगा दिया, 2m अल्फा Q अल्फा V लगा दिया, अल्फा के पदों में आ गया बस। वी का मान दोनों के लिए समान है, वी का मान दोनों की, क्वेश्चन में दिया हुआ है समान विभवांतर से त्वरित, दोनों के लिए विभवांतर भी समान है। एच तो वही नियतांक का समान होता ही है, 2 समान है ही, तो ये अनुपात पूछे है, तो लेमडा पी अपन लेमडा अल्फा। अब देखो यहाँ से H से H कट जाएगा, वे से वी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो नीचे अल्फा वाला टर्म वो ऊपर जाएगा और प्रोटॉन वाला टर्म नीचे आएगी, तो प्रोटॉन वाला पद नीचे आएगा, अल्फा वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि ये चौथा पद है ना, ये ऊपर जाता है हमेशा ही, तो M अल्फा ऊपर जाएगा, M अल्फा ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया, MP भी बच गया। अब देखो मेन बात तो ये मैंने आपको बताई थी पहले। ठीक है, मेन बात क्या है कि जो M अल्फा होता है ना, उसका मान रखेंगे 4mp, और Q अल्फा का मान रखेंगे 2qp। मैंने कल डिस्कस किया था, जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश क्या होता है, 2 गुना होता है। द्रव्यमान जो होता है वो 4 गुना, और एल जो आवेश होता है वो 2 गुना होता है, तो M अल्फा का मान रख देंगे। जबकि ड्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, यहाँ पर ड्यूट्रॉन के लिए यहाँ पर 2 आता है, 2mp, और यहाँ पर सीधा QP आ जाता है, तो दोगुना होता है द्रव्यमान, और आवेश बराबर होता है न्यूट्रॉन के लिए। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। तो M अल्फा M अल्फा मान रख दिया 4mp, Q अल्फा मान रख दिया 2qp, तो mp और qp कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बच जाएगा,
√8, और √8 कितना होता है भाई, 2√2 होता है, तो बटा में 1, तो 2√2 अनुपात 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो थैंक यू।